नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग आज फाहियान द्वारा भारत के विषय में जो भी विवरण प्रस्तुत किया गया है उसकी कड़ी में आगे के स्थान की चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि फाहियान द्वारा विशेष रूप से राजगृह में, जिसको आज राजगीर कहा जाता है, वहां पर क्या क्या देखा था। तो इस विषय में जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पुस्तक का नाम आप जानते हैं, बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा। इसके लेखक फाहियान हैं, अनुवादक जगन मोहन वर्मा हैं, संपादक शांति स्वरूप बौद्ध हैं और प्राकथन लिखा है सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक और इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने। फाहियान 399 से 414 ईस्वी के मध्य भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया हुआ था और उसने जगह जगह भ्रमण करते हुए जो कुछ भी देखा उसके विषय में बताया है। एक मिसकंसेप्शन प्रायः देखा जाता है लोगों में, वो कहते हैं कि फाहियान वेनसोंग या इत्सिंग जैसे चीनी यात्री किसी धर्म विशेष से प्रेरित थे। ऐसा नहीं है, वो यात्री थे, भ्रमण कर रहे थे। वो बात अलग की है कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान कौशल से काफी प्रेरित थे और नालंदा में पढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ बौद्ध दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि उन्होंने जहां जहां जो जो देखा उन सब के विषय में उल्लेख किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने बौद्ध धम्म के ही चश्मे से अपने यात्रा विवरण को देखा हो। तो यह मान लीजिए कि जो कुछ भी इन यात्रियों को दिखाई दिया उसके विषय में इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। इसी कड़ी में हम लोग फाहियान नाम के चीनी यात्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो आया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, और यह समय है गुप्त शासकों का। यह परिमार्जित संस्करण है। पृष्ठ संख्या 129 पर आप देख सकते हैं, 28 नंबर में राजगृह की चर्चा करता है फाहियान। फाहियान बताता है, यहां से पूर्व दक्षिण 9 योजन चले। अब वो कहीं से जा रहा था, संभवतः वह पाटलिपुत्र के आसपास कहीं था, नालंदा के आसपास कहीं था, और वहां से वो बताता है कि दक्षिण पूर्व में लगभग 9 योजन चलने के पश्चात कहां चल पहुंचते हैं, एक छोटे और पत्थर की छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचते हैं। वह बिल्कुल अपने यात्रा क्रम को जैसे जैसे जाता जा रहा है वैसे वैसे नोट करते जा रहा है। रास्ते में उसको जो कुछ भी मिल रहा है उसके विषय में वो अपने यात्रा वृत्तांत में नोट कर रहा है। तो वो कहता है कि एक छोटे से पत्थर की पहाड़ी पर पहुंचते हैं। पहाड़ी के एक छोर पर एक पत्थर की गुफा है। गुफा दक्षिणाभिमुख है। वो पूरी तरीके से बता रहा है कि जो गुफा है उसका मुंह दक्षिण की तरफ है। भगवान बुद्ध इसमें बैठे थे। वो कहता है कि भिक्षुओं द्वारा मुझे पता चला, लोगों द्वारा मुझे पता चला कि इस पहाड़ी के दक्षिणाभिमुख जो ये गुफा है इसमें तथागत बुद्ध या गौतम बुद्ध बैठा करते थे या वहां पे वो अपना ध्यान लगाते थे। देवराज शक्र दिव्य गंधर्व पंचशिखा को लेकर आए कि भगवान बुद्ध को गाना सुनाए। वो बता रहा है कि वहां के लोग भिक्षु संघ के लोग बताते हैं कि देवराज शक्र जो है, इसी शक्र को बाद में इंद्र कहा जाने लगा है। तो शक्र शब्द जो है वो बुद्धिज्म का है और इंद्र शब्द जो है वो वैदिक ब्राह्मणों का है। तो जो देवराज हैं, देव कहा जाता है भिक्षुओं को, और इनके जो राजा हैं वो है शक्र। शक्र द्वारा यह कहा गया कि भगवान बुद्ध को गाना सुनाने के लिए पंचशिखा लाया गया था और शक्र ने 42 सवाल भगवान बुद्ध से किए। तो शक्र जो था उसने तथागत बुद्ध से 42 सवाल किए।
उंगली से पत्थर पर एक एक रेखा खींचकर, रेखाएं अब तक भर हैं। यहाँ पर एक संघाराम भी है। तो बता रहा है कि जो पहाड़ी है वहां पर एक संघाराम है, जिसकी कथा तथागत बुद्ध और देवराज शक्र से जुड़ी हुई है। देवराज शक्र एक बार पंचशिखा लेकर के आए और तथागत को गाना सुनाना चाहा। उसी क्रम में शक्र ने तथागत से लगभग 42 सवाल पूछे। यहां से पश्चिम दक्षिण दिशा में चलकर 1 योजन पर नाल ग्राम में पहुंचे। तो यहाँ पर वो बताता है कि इस स्थान से, इस पहाड़ी से, इस संघाराम से जब हम दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ चलते हैं तो 1 योजन के पश्चात नाल नाम का ग्राम है। नाल के विषय में यहां दिया गया है कि नालक इसे बड़गांव कहते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार बड़गांव नहीं अपितु वर्तमान सारीचक धम्म सेनापति सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। तो ये लेखक का मानना है कि जो सारीचक है वहां पर सारीपुत्र का जन्म स्थान था, लेकिन फाहियान कहता है कि बड़गांव या नालक या नाल के समीप कहीं सारीपुत्र का जन्म हुआ था। सारीपुत्र का यह जन्म स्थान है। नाल जो है वो सारीपुत्र का जन्म स्थान है। यहां ही सारीपुत्र लौटकर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो उसकी जानकारी के हिसाब से जो नाल नामक क्षेत्र है यहीं पर सारीपुत्र का जन्म हुआ था और सारीपुत्र लौट करके परिनिर्वाण भी इसी स्थान पर प्राप्त करते हैं, जिसको हम बड़गांव या नालंदा का क्षेत्र कह सकते हैं। इस स्थान पर स्तूप बना है और अब तक विद्यमान है। वो कह रहा है कि जो ये नाल नाम का क्षेत्र है, ग्राम है, वहां पर एक स्तूप बना है जो अब तक विद्यमान है। कब से? जब सारीपुत्र का परिनिर्वाण हुआ था तब से। यहां से पश्चिम 1 योजन चलकर राजगृह के नए नगर में पहुंचे। तो नए राजगृह के विषय में यहां जानकारी दी गई है। यह प्राचीन राजगृह से उत्तर दिशा में 314 मील पर था। तो उसने देखा कि जो पुराना राजगृह है उससे बाहर एक नया राजगृह दिखाई दे रहा है। वैसे भी ऐतिहासिक संदर्भों में यह पता चलता है कि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु द्वारा वज्जी संघ के भय से अपने को सेफ करने के लिए राजगृह से बाहर निकलकर नए राजगृह को बसाया गया था और वहां पर फोर्टिफिकेशन वॉल भी बनाई गई थी और बगल में ही तथागत द्वारा जो तथागत के परिनिर्वाण से प्राप्त भस्मावशेष थे उन पर एक स्तूप का भी निर्माण करवाया गया था। ये सब कुछ नए राजगृह में हुआ था और उसी नए राजगृह की चर्चा यहाँ पर फाहियान कर रहा है। यह नवीन नगर अजातशत्रु राजा का बसाया हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें 2 संघाराम हैं। वो कह रहा है कि अजातशत्रु द्वारा बसाए गए नए राजगृह में 2 संघाराम बने हुए हैं। नगर के पश्चिम द्वार से 300 पग पर अजातशत्रु राजा ने भगवान बुद्ध के धातु के अंश लेकर उस पर एक स्तूप बनवाया है। वही बात कि अजातशत्रु भी गया हुआ था जब द्रोण नाम के भिक्षु द्वारा, बमण भिक्षु द्वारा तथागत की धातु अंश को बांटा जा रहा था। उस क्रम में अजातशत्रु भी एक अंश लेकर के आया था और उसने नए राजगृह में इसी धातु अंश पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसको बाद में उत्खनित करके विद्वानों द्वारा प्रमाणित भी किया गया। वह ऊंचा, बृहद, संभ्रामकर्षक और सुंदर है। वो बताता है कि जो स्तूप बना है वह काफी आकर्षक है। नगर के दक्षिण निकलकर 4 ली पर दक्षिण की ओर से एक घाटी से होकर 5 पर्वतों के दून में पहुंचते हैं। तो वो अपनी दूरी बताता है कि 4 ली के आसपास जब हम नगर के दक्षिण से निकलते हैं तो दक्षिण की ओर बढ़ने पर ही घाटी में एक 5 पर्वतों के दून में पहुंच जाते हैं और 5 पर्वत किनारे किनारे नगर के प्राचीर की भांति खड़े हैं। वो कह रहा है कि ये जो नगर है बीच में है और ये 5 पर्वत
3 ली की दूरी या 4 ली की दूरी पर हैं और पूरी तरीके से नगर को आवेष्टित किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पर्वतों का एक प्राचीर खड़ा कर दिया गया हो या एक फोर्टिफिकेशन वॉल खड़ी कर दी गई हो। यह बिंबिसार राजा का प्राचीन नगर था। वो बताता है कि यह स्थान वही है, प्राचीन राजगृह ही है, जहां पर बिंबिसार नाम के राजा का प्राचीन नगर था। इसके विषय में यहाँ जानकारी दी गई है। इस नगर का खंडहर अब तक 5 पर्वतों के मध्य है। दीवालों के चिन्ह अब तक विद्यमान हैं। तो यह देखा गया कि जो प्राचीन राजगृह है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रत्नागिरी नाम की पहाड़ी यहीं पर थी और इसी रत्नागिरी पर गृद्धकूट पर्वत था, गृद्धकूट पर्वत, और इसी गृद्धकूट पर्वत पर तथागत बुद्ध आकर के रहा करते थे। बिंबिसार एक पथ के माध्यम से, जिसको हम बिंबिसार पथ के नाम से जानते हैं, तथागत से मिलने के लिए गृद्धकूट पहाड़ी पर आया करता था। जब बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाया तो उसने पहाड़ी से नीचे एक कारागृह बनवाया और उस कारागृह में अपने पिता को डाल दिया और यहाँ से वो गृद्धकूट पर्वत पर चलते फिरते तथागत को देखा करता था। और इस तरीके से इतिहासकार मानते हैं कि बिंबिसार की जेल में ही मृत्यु हो गई थी। नगर पूर्व पश्चिम में 5-6 ली और दक्षिण उत्तर में 7-8 ली में विस्तृत है। तो वो नगर को देखता है तो उसको लगता है कि लगभग 5-6 ली यह पूर्व पश्चिम में और लगभग 7-8 ली दक्षिण उत्तर में फैला हुआ है। सारिपुत्र और महामौदगल्यायन इसी स्थान में उपसेन, यहाँ उपसेन के विषय में दिया गया है कि अश्वजीत का नाम था, वह भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य था। ये आप नालंदा के खंडहर को देख सकते हैं। उत्खनन का काम यहाँ पर कनिंघम महोदय द्वारा करवाया गया था। कनिंघम ही वह विद्वान थे, सर मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम वह विद्वान थे जिन्होंने बहुत सारे स्थलों को ढूंढने का काम किया। उत्तर भारत के कई सारे पुरा स्थलों के विषय में जानकारी कनिंघम के ही रिपोर्ट से होती है, जिसको वो लगभग 23 जिल्दों में प्रकाशित करवाते हैं। इसके अतिरिक्त कनिंघम द्वारा द भिल्सा टोप्स जैसी पुस्तकों का भी लेखन कार्य किया गया और यहाँ पर ही मौदगल्यायन के बारे में बात की जाती है। ये नालंदा का खंडहर है और ये सब यहाँ पर जो दिख रहा है ये सब संघाराम है, महाविहार हैं और कमरे हैं। यहाँ दिया गया है नालंदा स्थित सारिपुत्र स्तूप का भग्नावशेष। तो ऊपर जो है वो भग्नावशेष ही दिखाया गया। कनिंघम को ही तथागत बुद्ध की एक काले प्रस्तर पर या पत्थर पर निर्मित प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसको आज वहां पर तेलाहवा बाबा कह करके पूजा जाता है। वस्तुतः यह तथागत बुद्ध की ही प्रतिमा है। आप यहाँ देख सकते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं तथागत, चीवर धारण किए हुए हैं, शांत मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दिया गया है नालंदा भग्नावशेष परिसर के पीछे बड़गांव में स्थापित भगवान बुद्ध की काले पत्थर में बनी विशाल प्रतिमा। इसकी खोज वस्तुतः कनिंघम द्वारा ही की गई थी। तो सारिपुत्र और महामौदगल्यायन इसी स्थान पर मिले थे। निर्ग्रंथ ने यही अग्निकुंड और विषाक्त या जहरीला भोजन बना भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया था और अजातशत्रु नहीं देवदत्त ने छोड़ा था। अजातशत्रु तो देवदत्त का संरक्षक था। राजा ने मंदोन्मत्त काले हाथी, जिसका नाम नलगिरी या नालगिरी है, को यहीं भगवान बुद्ध को मारने के लिए छोड़ा था। तो यहीं पर एक निर्ग्रंथ विशेष रूप से कहा जाता है जैन मुनियों को। तो यहीं पर एक निर्ग्रंथ ने अग्निकुंड और विषाक्त जहरीला भोजन तथागत को देने के लिए आमंत्रित किया, जो कि वहां का जो संरक्षक देवदत्त है अजातशत्रु का, उसकी चाल थी। और जो राजा है अजातशत्रु, उसने एक मनोन्मत्त काले हाथी
जिसका नाम नलगिरी है, उसको तथागत को मारने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन तथागत के प्रभाव से जो नलगिरी हाथी है वो उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। नगर के पूर्वोत्तर कोण में जीवक ने अम्बपाली के अम्बवन आम के बाग में एक विहार बनवाया था। तो यहाँ क्या पता चला कि जो नगर का पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहां पर जीवक कौन था? जीवक एक चिकित्सक था या वैद्य था। इसके द्वारा चंड प्रद्योत नाम के राजा की चिकित्सा की गई थी और इसको पांडुरंग से उसने निजात दिलवाई थी, जिस कारण से बिंबिसार और चंड प्रद्योत के बीच में मित्रता हो जाती है। इसी क्रम में हम देखें तो यहाँ पर एक आम्र वन बनवाया गया था, आम का बाग लगाया गया था। इसमें एक विहार जीवक द्वारा बनवाया गया था और तथागत बुद्ध को 1250 शिष्यों सहित आमंत्रित कर दान दिया गया था। तो जीवक ने ही क्या किया कि आम्रवन में एक विहार बनवाया, तथागत को 1250 भिक्षुओं के साथ आमंत्रित किया और उस आम्रवन को दान में दे दिया। फाहयान कहता है कि जो आम्रवन के अंदर में विहार बनवाया गया था जीवक द्वारा वो अब भी उपस्थित है। नगर के अंदर सुनसान है, उसमें कोई मनुष्य नहीं है। उस समय तक वो पूरा खंडहर बन चुका था, पूरा सुनसान एरिया हो चुका था, संभवतः इसीलिए वहां पर कोई नहीं जा रहा था। तो आज हमने फाहयान की दृष्टि से पुराने राजगृह और नए राजगृह के विषय में जाना, जिसके विषय में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पुराने राजगृह और नए राजगृह से पुरातात्विक उत्खनन करके सर्वेक्षण करके बहुत सारे अवशेषों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और अनेक पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढ निकाला गया है। कनिंघम ने भी काफी कुछ काम किया, फर्ग्यूसन और तमाम ऐसे हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा काम किया गया और हमको राजगृह के विषय में जानकारी हुई। राजगृह को हम इसलिए सही मान सकते हैं क्योंकि आज भी राजगीर नाम का क्षेत्र है जो कि गया और पटना के बीच में पड़ता है की पहाड़ियां हैं जहां पर अशोक ने पहली उत्खनित गुफा का निर्माण करवाया और आजीविकों को उसको दान में दिया हुआ था। उसी रास्ते से आगे बढ़ने पर जब हम राजगीर में आते हैं तो वहां पर साइक्लोपियन वॉल देखते हैं, वहां पर हम मनियार मठ देखते हैं, बिंबिसार जेल देखते हैं, बिंबिसार राजपथ देखते हैं। तो इस तरीके से कई सारे पुरावशेष, कई सारी पुरानिधियां हमको प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हर्यक वंशीय शासक पुराने राजगृह के रूप में इन्हीं पंच पहाड़ियों के बीच में कहीं ना कहीं रह रहे थे और उनके भौतिक अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में नए राजगृह के विषय में बात करें तो अजातशत्रु द्वारा उसको बनवाया गया था, विशेष रूप से वैशाली के लिच्छवियों के डर से और कोसलाधिपति जो प्रसेनजित है उसके डर से उसने अपने नए राजगृह की जो दीवारें हैं, जो रक्षा प्राचीर है, उसकी मरम्मत भी करवाई थी। वहां पर उसको उत्पादन की भी अच्छी व्यवस्था मिल जाती थी। यहीं पर लाकर उसने तथागत के अस्थि अवशेषों को स्थापित किया था। जो वहां से अवशेष प्राप्त हुए थे, धातु अवशेष मिले थे, उन पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसको बाद में उत्खनित करवा करके विद्वानों द्वारा सिद्ध कर दिया गया कि यहीं पर अजातशत्रु द्वारा बनवाया गया स्तूप था। और यह भी कहा गया कि संभवतः अशोक ने 8 स्थानों से स्तूप से धातु अवशेष निकाले, जो 8 स्थान पर बड़े स्तूप बनाए गए थे और उन पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। लेकिन हमने रामगाम के राम स्तूप के विषय में देखा था, वहां के अवशेषों को उस नागवंशीय व्यक्ति के द्वारा अपनी श्रद्धा प्रकट किए जाने के कारण संभवतः नहीं गिरवाया था। जो भी हो, फाहयान और कई ऐसे ट्रेवलर्स यह मानते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। लामा तारानाथ भी कुछ ऐसा ही विवरण प्रस्तुत करता है।
आने वाले समय में हम लोग फाहियान द्वारा और भी जो यात्रा की गई है और भी जिन स्थानों का विवरण उसने दिया है उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।